अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो यू आर फाइन। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। आज हम क्लास 7th का फुल 5 चैप्टर अपलोड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। रेशो को सिंप्लीफाई करें। किसी भी चीज़ को सिंप्लीफाई करना है, उसका तरीका हम खुद से भी कर सकते हैं। कोई उसने किसी चीज़ पे एक रूल नहीं लगाया होता, सिंप्लीफाई कहा होता है। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे रेशो को। इसके दरमियान में ये जो 2 डॉट लगे होते हैं, इसको हम रेशो बोलते हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी इसे कटिंग करके एक मिनिमम वैल्यू बना देंगे। 68 है, 102 है। किसी भी वैल्यू के एंड पे 2 4 6 8 0 हो, वो ऑब्वियस सी बात है कि वो 2 के टेबल पे कट होता है। इसलिए अब हम इसे 2 के टेबल पे कट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इसको कट किया, 2 3 are 6, 2 4 are 8। इसको कट किया, 2 5 are 10 और 2 1 are 10। ये सारे 2 के टेबल पे कट हो गए। आगे जो है देखते हैं कि ये 3 के टेबल पे कट होता है। दोनों वैल्यूज़ एक ही टेबल पे कट करनी होती हैं। ये नहीं कि एक किसी टेबल पे कट कर दो, एक किसी टेबल पे कट कर दो, ऐसा नहीं करना। अब हम इसको चेक करते हैं कि 3 के टेबल पे जाती हैं कि नहीं। 3 के टेबल का रूल है कि जो भी ये वैल्यूज़ हो, इनको प्लस करके देखें कि ये 3 के टेबल पे डिवाइड हो रही हैं कि नहीं। 4 3 7, यानी ये नहीं हो रहा। 5 1 6, ये हो रहा है लेकिन ये नहीं हो रहा, तो इसलिए हम इसको ये भी नहीं कट करेंगे। अब ये दोनों 17 के टेबल पे कट होंगे। 17 2s are 34, 17 3s are 51। So this is our answer. I hope so you understand this question. So this is our next question. अगर इस तरह फ्रैक्शन की फॉर्म में आपके पास रेशियो आ जाए तो देन आपने क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पहले जो फ्रैक्शन के नीचे वाली यानी डिनोमिनेटर होगा, फ्रैक्शन के ऊपर वाली वैल्यू को नोमिनेटर बोलते हैं, नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर बोलते हैं। जो डिनोमिनेटर है, फ्रैक्शन के नीचे वाली वैल्यू है, उसका हमने क्या ले लेना है, एलसीएम। अब हम 4 और 5 का लेंगे एलसीएम। फोर जो है 2 के टेबल पे जा रहा है, 2 2s are 4, 5 as it is, 2 1s are 2, 5 as it is, 5 1s are 5, 5 1s are 5। अब हमारा जो एलसीएम आता है, फिर एट द एंड इस तीनों को आपस में जो भी यहाँ पे वैल्यू आती है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2s are 4, 4 5s are 20। इसका 20 एलसीएम आया हमारा। अब इसके बोथ साइड 20 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। 20 मल्टीप्लाई 1/4 इज इक्वल टू इज इक्वल नहीं, रेशो 2 मल्टीप्लाई 2/5। 4 1s are 4, 4 5s are 20। इसको कट कर लेंगे। 5 1s are 5, 5 4s are 20। अब 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1s are 5 एंड 4 2s are 8। सो वी हैव आंसर। ये आगे और सिंप्लीफाई नहीं हो रहा क्योंकि ये 5 है और ये 8 है। ये 5 अपने टेबल पे जाएगा, ये 2 के टेबल पे डिवाइड हो सकता है, लेकिन हमारे पास पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों को एक ही टेबल पे कट करना है, तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ फुलफिल नहीं हो रही। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है। लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कोई भी फ्रैक्शन नहीं है, बस इसमें 3 टर्म्स आ चुकी हैं। अब हमने इसे 3 टर्म्स को सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे, कटिंग करके। अब हमें कैसे पता चलेगा ये कौन से टेबल पे कट हो रहा है। इसके लास्ट पे 0 2 4 8 नहीं है, यानी ये 2 के टेबल पे कट नहीं होगा। अब 3 की पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं। 7 में 2 प्लस किया 9, यानी ये कट जाएगा 3 के टेबल पे।
3 6 9 यानी ये भी 3 के टेबल पे कट जाएगा। 9 + 9 18 यानी ये तीनों जो है वो 3 के टेबल पे इजीली कट जाएंगे। 3 9s are 27, 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 3s are 9। अगर आप ऐसे नहीं कट कर सकते तो आप इसे डिवीजन का रूल अप्लाई करके ये वाली वैल्यू को अंदर रख के 3 को बाहर रख के भी कट कर सकते हो। अब ये नेक्स्ट वैल्यू ये तो ऑब्वियस सी बात है, 9 है सिंपली, ये तो कट जाएगा 3 के टेबल में। 2 + 1 किया 3, ये भी कट जाएगा 3 के टेबल में। 3 + 3 6, ये भी 3 के टेबल में कट जाएगा। 3 3s are 9, 3 7s are 21, 3 11s are 31। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये आगे मिनिमम सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं दे रहा, इससे ज़्यादा दिस इज़ आवर सिंपलेस्ट फॉर्म। ये सिंप्लीफिकेशन यहाँ तक हो रही है, आगे फर्दर ये डिवाइड नहीं हो रहा। सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें चेंजिंग आई है कि इसके सेंटर में ये पॉइंट्स आ गए हैं। अगर आपके पास पॉइंट्स आ जाएं तो देन आप क्या करेंगे, अब वो करते हैं। सबसे पहले जब भी हमारे पास पॉइंट आते हैं हम पॉइंट को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। 0.06 इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो पॉइंट ख़त्म करके पॉइंट के नीचे ही 1 डाल देते हैं और आगे 0 0, आगे रेशो 0.2 इसका भी पॉइंट ख़त्म करेंगे, पॉइंट ऊपर चला जाएगा, पॉइंट के नीचे 1 और फिर 0। फिर जब हम इस तरह इसे पॉइंट ख़त्म करके नीचे उतने ज़ीरोज़ और 1 लगा देते हैं तो ऊपर वाले पॉइंट्स और उसके नंबर के पहले वाले सारे ज़ीरोज़ ख़त्म हो जाते हैं। 6/100 रेशो 2/10। अब ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। देन हम 100 और 10 का एलसीएम ले लेंगे। सो वी टेकिंग द एलसीएम ऑफ 100 और 10। 10 1s are 10, 10 10s are 100, 10 1s are 10, 10 1s are 10, 10 1 एज इट इज़ आ गया। अब हमने इन दोनों को क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई। 10 10s are 100। अब भी फ्रैक्शन को रेशो की फॉर्म में अगर फ्रैक्शन आ जाए हम उसका एलसीएम लेते हैं। जो एलसीएम का आंसर आता है वो दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 100 मल्टीप्लाई 6/100 रेशो 2/10 मल्टीप्लाई 100। 100 100 से कट जाएगा। 10 1s are 10, 10 10s are 100। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 1s are 6, 2 10s are 20। इसके एंड पे 0 है, इसके एंड पे 6 है, यानी ये 2 के टेबल पे कट जाएगा। 2 3s are 6, 2 10s are 20। सो दिस इज़ आवर आंसर, क्योंकि ये आगे मोर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। इसके भी फ्रैक्शन फॉर्म में आगे इसके तीनों वैल्यूज़ का हम एलसीएम ले लेंगे। 7 2 14। अब ये 7 के टेबल पे कट जाएगा। 7 1s are 7, 2 एज इट इज़, 7 2s are 14, 2 1s are 2, 2 1s are 2। इन दोनों ने आपस में मल्टीप्लाई करना, 7 2s are 14 आ देगा। जो इसके एलसीएम का आंसर होता है उन सबको सेपरेट सेपरेट इन तीनों के साथ जितनी भी टर्म्स हो उनके साथ सेपरेट सेपरेट मल्टीप्लाई कराना होता है। 14 मल्टीप्लाई 1/7 रेशो 14 मल्टीप्लाई 3/2 रेशो 14 मल्टीप्लाई 1/14। 14 14 से कट गया। 2 1s are 2, 2 7s are 14, 7 1s are 7, 7 2s are 14, 2 1s are 2 रेशो 7 3s are 21 रेशो 1 1s are 1। सो दिस इज़ आवर आंसर। ये आगे मोर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। सो दिस इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ द रेशो। इसमें भी सेंटर में क्या आ गया, पॉइंट्स आ गए हैं। इसको पॉइंट ख़त्म करने के लिए हम
इसको इस फॉर्म में लिखेंगे 4.08 डिवाइडेड बाय पॉइंट ख़त्म करेंगे 100 रेशो 6.12 इसका भी पॉइंट ख़त्म करने के लिए 100। अब इसके नीचे जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है वो तीनों सेम आई हैं। जब तीनों सेम आ जाए फिर एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं होती, वो 100 को एज इट इज़ ही लिख देते हैं। 102 वो प्रीवियस क्वेश्चन में पॉइंट था, लेकिन पॉइंट से पहले ज़ीरो टर्म थी। इसके पॉइंट के पहले एक डिजिट है, एक प्रॉपर डिजिट है ज़ीरो के अलावा, तो यानी हमने वो बाकी डिजिट लिखना होता है। मल्टीप्लाई 100 रेशो 100 मल्टीप्लाई 408 ओवर 100 रेशो 100 मल्टीप्लाई 612 ओवर 100। 100 से कट गया, 100 से कट गया। बाकी जो टर्म थी उसको नीचे एज इट इज़ उतार लेना है। इसके एंड पे 2 और 8 आ रहा है, यानी ये 2 के टेबल पे इजीली डिवाइड हो जाएगा। तो कट करेंगे 2 5 आर 10, 2 1 आर 10, 2 2 आर 4, 2 0 आर 0, 2 4 आर 8, 2 3 आर 6। अब 2 वैल्यूज इकट्ठी आ गई डिवाइड होने के लिए, इसलिए एक 0 नीचे आ जाएगा। 2 6 आर 12। अब हमने देखना है 3 की पॉसिबिलिटी तो इन दोनों में बन रही है, लेकिन इधर नहीं बन रही। अब हमने 3 की पॉसिबिलिटी चेक करनी है कि 3 के टेबल पे कट हो रहा है, तो 6 3 9 4 2 6 1 5 6, यानी ये 3 के टेबल पे कट सकता है। 3 1 जार 3 4 5, 2 इधर आ गया, 3 7 जार 21, इधर भी 3 6 जार 18, 3 7 जार 21 बनता है, तो इसलिए 3 6 जार 18 लेंगे। 19 20 2 आगे चला जाएगा, 2 8 जार 24, 3 1 जार 3, 3 0 जार 0, 3 2 जार 6। ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई। ये दोनों तो 2 के टेबल पे कट हो गए, लेकिन ये नहीं हो रहा, यानी ये 17 के टेबल पे सारी वैल्यूज़ कट जाएंगी। 17 1 जार 17, 17 2 जार 24, 17 3 जार 51, 17 4 जार 68, 17 5 जार 85, 17 6 जार 102। So this is our answer। सिंप्लीफिकेशन का रूल है कि अगर पॉइंट आ जाए तो उसका पॉइंट ख़त्म करना है। अगर फ्रैक्शन वाली टर्म आ जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके डिनोमिनेटर्स यानी डिवाइड के नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम लेना है, देन वी गेटिंग द आंसर। सो दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी उसने कहा है कि रेशो को ही सिंप्लीफाई करें। उसमें सिंपली वैल्यूज़ दी हुई थी, हमने उसे सिंप्लीफाई कर दिया था, लेकिन इन वैल्यूज़ के साथ उन्होंने एक यूनिट भी दे दिए। हम इनको उस वक्त तक सिंप्लीफाई नहीं कर सकते जब तक हमारी दोनों वैल्यूज़ के साथ एक यूनिट ना आ जाए। तो हम छोटे यूनिट बड़े यूनिट को छोटा यूनिट ईजीली कर सकते हैं, तो इसलिए किलोग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इसको 1 kg जो हमारे पास होता है वो 1000 ग्राम के इक्वल होता है। तो अगर हमने 3 kg लेने हैं तो यानी 3 को इस 1000 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास 3 kg की वैल्यू आ जाएगी। अगर हमने 3 kg का आंसर निकालना है तो 3 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। सो वी हैव दिस आंसर 3000 ग्राम्स। अब ये वैल्यू तो ऑलरेडी ग्राम है, इसको सिंप्लीफाई करना या कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है।
और इस वैल्यू को कन्वर्ट करने की ज़रूरत थी तो हमने कर ली। अब इन दोनों टर्म्स को रेशो की फॉर्म में लिख लेते हैं। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। पहली बात ये 0 0 से कट जाएगा। 300 ग्राम दो रेशो 750 ग्राम। इसके एंड पे 0 है, इसके एंड पे 5 है। किसी भी वैल्यू के एंड पे 0 और 5 हो वो 5 के टेबल पे इजीली डिवाइड हो सकता है। तब हमने इसको 5 के टेबल पे डिवाइड कर लिया। 5 6 30, 0 एज इट इज़, ग्राम एज इट इज़। 5 1s are 5, 2 carry, 5 5s are 5 1s are 5, 5 5s are 25 ग्राम एज इट इज। अब इसके एंड पे भी 0 है, इसके एंड पे भी 5 है, यानी ये फिर 5 के टेबल पर डिवाइड हो जाएगा। 5 1s are 5, 1 कैरी, 5 2s are 10 ग्राम एज इट इज। 5 3s are 15। अब इसके एंड पे 2 है और ये 3 है, ये तो 3 का टेबल पे इजीली डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 12 भी डिवाइड हो जाएगा। 2 + 1 3, तो यानी ये भी हो जाएगा। 3 4s are 12 ग्राम, 3 1s are 3 ग्राम। यूनिट ज़रूर लगाने हैं वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे अगर आपने यूनिट को ना लिखा। सो दिस इज़ आवर आंसर। सो दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी लीटर बड़ा यूनिट है और मिलीलीटर छोटा यूनिट है, इसलिए हम लीटर को मिलीलीटर में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। सो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो ये सिंपली 1 नहीं था, यानी इसको एज इट इज़ पुट कर देंगे 1000 मिलीलीटर। सेंटर में रेशो, क्योंकि क्वेश्चन ये है कि रेशो को सिंप्लीफाई करें, इसलिए यहाँ पे रेशो लगेगी और यहाँ पे लगेगा 600 मिलीलीटर। अब ये 2 0 इस 2 0 से कट गए, 10 मिलीलीटर एज इट इज़ आ गया और इसका सिर्फ 6 बचा, 6 मिलीलीटर। इसके एंड पे 6 है, इसके एंड पे 0 है, यानी 2 के टेबल पे कट जाएंगे। 2 5s are 10 milliliter as it is, 2 3s are 6 milliliter as it is। फिर जब ये सेम यूनिट आ जाए ना, एक बात आपको बताना भूल गई, जब ये सेम यूनिट आ जाए तो रेशो एक फ्रैक्शन को डिनोट करता है, तो यानी ये हमारे जो होंगे यूनिट भी ख़त्म हो जाएंगे। 5:3 आंसर आएगा। एज इट इज़ इसका भी जी और जी है, यानी इसका भी ये जी और जी ख़त्म हो जाएगा। 4:1 आपका आंसर आ जाएगा। ये देखें, अगर हम इसको ऐसे लिख दें 4 ग्राम ओवर 1 ग्राम, तो जी जी से कट जाएगा ना, तो 4/1 नहीं बचेगा बस। तो इस तरह करना है आपने। सो दिस इज़ अ नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ईयर है, वीक्स है और डेज है। इन तीनों में से छोटा यूनिट कौन सा है? डेज है। अब हमने ईयर को भी डेज में कन्वर्ट करना है, वीक्स को भी डेज में कन्वर्ट करना है। 1 ईयर में 365 डेज होते हैं और 35 वीक्स में कितने डेज होंगे? 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो 35 वीक्स में हम 7 को मल्टीप्लाई 35 से करा देंगे। 7 को 35 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास 245 डेज बनेंगे और ये टर्म तो ऑलरेडी डेज में है। अब 1 ईयर के रेशो में हम क्या लिखेंगे? 365 डेज रेशो। 35 वीक्स में लिखेंगे 245 डेज और 85 डेज एज इट इज।
अब इसके सबके एंड पे 5 आ रहा है, यानी ये 5 के टेबल पे इजीली डिवाइड हो जाएगा। 5 7 ज़ा 35 और 1 कैरी, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 4 इधर कैरी, 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, 6 7 8, 3 कैरी चला जाएगा, 5 7 ज़ा 35। आगे ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, सो दिस इज आवर आंसर। सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर, ये तीनों यूनिट ही बिल्कुल डिफरेंट है। तो सबसे छोटा क्या है? मीटर। हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, किलोमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए हम करेंगे कि 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इसी तरह 1 सेंटीमीटर जो है वो 1/100 के बराबर है। तो 900 सेंटीमीटर किसके बराबर होंगे? 900 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे 1/100 को, तो ये 20 से कट गए और हमारे पास क्या है? इसका आंसर है 9। अब ये मीटर में कन्वर्ट हो चुका है और अब ये तो ऑलरेडी मीटर में, यानी इसको हम नहीं पिक करेंगे। एंड लास्ट वन 0.45 किलोमीटर है, उसको हम लेंगे। 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर के बराबर होता है। अब हमें 0.45 किलोमीटर चाहिए, 0.45 किलोमीटर। तो अब हमने 1000 को उसके साथ मल्टीप्लाई करा देना, तो हमारा आंसर आएगा 450 मीटर। यहाँ पे ये देखें 1 मीटर 100 सेंटीमीटर आ रहा था, तो 1 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर इधर ही रहा, ये इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए 1 के नीचे 100 आके डिवाइड हो गया। इस तरह हमें सेंटीमीटर की वैल्यू मिल गई। और ये तो सिंपली मल्टीप्लाई ही हो रहा है। जब हमने छोटी वैल्यू दी हो और ज़्यादा मालूम करनी हो तो हमने मल्टीप्लाई करना होता है। जब हमें बड़ी वैल्यू दी हो और छोटी मालूम करनी हो तो हमने डिवाइड करना होता है। तो अब हमारे तीनों मीटर्स में आंसर आ गए। 900 का 9 मीटर आया, 27 मीटर एज इट इज़। इसका आंसर आया 450 मीटर। अब हम इस तीनों को 9 के टेबल में कट कर लेंगे। 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 9 5 ज़ा 50 और 0 एज इट इज़। So this is our last question of question number 2. So let's start our question number 3. इसमें उसने हमें कहा है चाचा चौधरी, टिल्लो एंड फट्टो डिस्ट्रीब्यूटेड एन अमाउंट इन द रेशो ऑफ। चाचा चौधरी, टिल्लो एंड फट्टो ने इतनी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट की है इन द टर्म ऑफ रेशो। आगे उसने क्या कहा? क्या फाइंड करें? शेयर्स ऑफ टिल्लो एंड फट्टो और चाचा चौधरी की उसने हमें शेयर्स की वैल्यूज दे दी हैं। हमने अब इन दोनों की निकालनी है। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, सो दीज आर द गिवन डाटा ऑफ दिस क्वेश्चन। चाचा चौधरी की रेशो जो पहली वैल्यू होगी वो पहले नाम वाले की, जो सेकंड रेशो होगी वो सेकंड नाम वाले की, जो लास्ट वन रेशो होगी वो लास्ट वन नाम की। इसी तरह मैंने इन तीनों को अरेंज कर लिया। देन वो कह रहा है कि टिल्लू के शेयर्स फाइंड करें, फट्टो के शेयर्स फाइंड करें और चौधरी के शेयर उन्होंने हमें गिवन कर दिए हैं। सो लेट्स डू इट्स सॉल्यूशन। पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि इन तीनों के रेशियोज, यानी इन तीनों के कंपनी में कितने पार्ट्स हैं। तो अब हम इसका कैलकुलेट करेंगे टोटल पार्ट्स। टोटल पार्ट्स कैसे करेंगे? ये तीनों शेयर्स को आपस में क्या कर देंगे? प्लस 3 4 7 + 2 9। सो ये इन तीनों के शेयर्स हैं इस कंपनी में। अब हम इसका एक पार्ट निकाल लेते हैं ताकि हम अपने बाकी भी शेयर्स इजीली निकाल सकें।
द वैल्यू ऑफ वन पार्ट, या आप कह सकते हो हाँ वन पार्ट ही कहेंगे, क्योंकि अभी हम इन टिल्लू और फट्टू और चौधरी किसी के भी शेयर्स कैलकुलेट नहीं कर रहे। चौधरी के तो उन्होंने ऑलरेडी दे दिए ना, तो हमने इन दोनों के कैलकुलेट करने हैं। किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करने से पहले पहले हमें उसकी एक चीज़ की वैल्यू मालूम पता होनी चाहिए, कि फिर ही आगे से हम देन फर्दर सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए हम पहले उसका वन पार्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। द वैल्यू ऑफ वन पार्ट कैसे निकालेंगे? ये जो चाचा चौधरी की वैल्यू है, इसको इसके रेशो के साथ हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। चाचा चौधरी का शेयर निकालना है ना हमने, तो इसलिए इसकी ये वाली वैल्यू को इसके फर्स्ट रेशो इसकी है ना, तो इसी के साथ इसको डिवाइड कर देंगे। 2 2 5 0 को 3 के साथ डिवाइड कर देंगे और हमारे पास क्या आएगा 750। अब हम अपने टिल्लू और फट्टू के शेयर्स इजीली निकाल सकते हैं। अब हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ टिल्लू शेयर्स। टिल्लू शेयर, टिल्लू की वैल्यू क्या थी 4, और उसका वन पार्ट का क्या निकाला है, 4 को 750 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 को 750 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास क्या आंसर आएगा 3000। ये 3000 टिल्लू के शेयर्स आए हैं। अब हमने फट्टू के शेयर्स निकालने। द वैल्यू ऑफ फट्टू शेयर्स, फट्टू की रेशो वैल्यू 2 है, उसको भी इस वैल्यू के साथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो अब हम 2 को 750 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1500। ये हमारा किसका शेयर्स निकले, फट्टू के। तो हमारे पास टिल्लू और फट्टू के निकल गए। और अगर आपने चेक करना है कि क्या हमारे शेयर्स ठीक निकल रहे हैं, तो आप चाचा चौधरी का तो उसने दिया हुआ है ना, तो आप चाचा चौधरी का भी निकाल सकते हैं कि हम अपने कैलकुलेशन ठीक कर रहे हैं। द वैल्यू ऑफ चाचा चौधरी, शेयर्स। चाचा चौधरी की रेशो वैल्यू क्या है 3। अब हमने 3 को 750 के साथ मल्टीप्लाई कर, जब हम 3 को 750 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 2250, जो कि उन्होंने पहले ही हमें चाचा चौधरी की वैल्यू यही दी थी। यानी हमने जो भी टिल्लू और फट्टू और चाचा चौधरी के शेयर्स कैलकुलेट किए हैं वो ठीक किए हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है इन अ जंगल 1 year monkey population increased in the ratio of 8:7। वो कह रहा है एक साल में मंकीज की पॉपुलेशन इस रेशो में बढ़ी है, तो नेक्स्ट ईयर में इस रेशो में डिक्रीज्ड हुई है। तो आप बताएं कि 2 years बाद उसकी मंकीज की पॉपुलेशन कितनी होगी। 2 years बाद या 2 years अगो, 2 साल पहले या 2 साल बाद में उसकी पॉपुलेशन कितनी होगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे उसकी इंक्रीज्ड पॉपुलेशन। अब हम उसकी सबसे पहले लिखेंगे द इंक्रीज्ड रेशो, क्या है 8:7। और इसकी हमें पूरी टोटल पॉपुलेशन कितनी दी हुई है कि मंकीज की इतनी है। टोटल मंकीज कितने हैं,
हमारे पास है 2, 9, 7, 5 है मंकीज। तो अब हम पहले इंक्रीज पॉपुलेशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 8 को 7 पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई 2975 पे, और हमारे पास आंसर आएगा। 8 को आपने इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको 7 पे डिवाइड कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3400। अब हमने ये इंक्रीज रेशो निकाली मंकीज की। अब हम मंकीज की डिक्रीज रेशो निकालेंगे। द डिक्रीज रेशो क्या है? ये 16:17, और इसमें भी मंकीज इतने हैं। 16 को डिवाइड करना 17 पे और इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जब हमने इंक्रीज रेशो निकालनी है तब हमारे पास मंकीज इतने होंगे, लेकिन जब हमने डिक्रीज रेशो निकालनी है, डिक्रीज मतलब इंक्रीज से कम, तो फिर जो इंक्रीज रेशो का जो आंसर आया है उसके साथ हमने इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है, और देन हमारे पास आंसर आना है कि हमारे पास आफ्टर 2 years कितने मंकीज रह जाएंगे। वो कह रहा था कि अगर हमारे पास आफ्टर 2 years अगो, मतलब 2 years अगो का मतलब है कि 2 साल पहले अगर इतने मंकीज हैं तो 2 साल बाद कितने मंकीज होंगे, तो 3200 मंकीज होंगे। आफ्टर दीज कैलकुलेशंस हमें ये पता चला। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 5। हमारे पास स्टेटमेंट है कि 4 बेबीज का पाउडर उसने खरीदा है 155 रुपीज़ में, और 4 बेबीज की रेशो इतनी है। हर फाइंड द शेयर ऑफ ईच बेबी का शेयर निकालना है इसमें कि उसका कितने रुपीस में पाउडर आया। सो लेट्स स्टार्ट आवर सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे जो हमारे पास गिवन डाटा होता है, सबसे पहले वो लिखना होता है। तो हम लिखेंगे 4 बेबीज बाउ था बेबी पाउडर, इन रुपीस 155। ये वैल्यू है और एक सेकंड वैल्यू है ये रेशो की। अब नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट है कि 4 बेबीज हैव अ रेशो, कि 4 बेबीज के पास ये रेशो है। इसी तरतीब से ही उनका पाउडर डिवाइड होगा। टू ओवर 3, 1/2, 5/6, रेशो 7/12। और इसका क्या हमने कैलकुलेट करना है? शेयर कैलकुलेट करना है, शेयर ऑफ ईच बेबी। ईच बेबी का शेयर निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हमें इस तरह रेशो में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हमने पहले उसके सारे डिनोमिनेटर्स यानी फ्रैक्शन के नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम लेना होता है। सो वी टेकिंग एलसीएम 3, 2, 6, 12 का हमने क्या लेना है? एलसीएम 3, 2, 6 और 12 का। सो वी हैव दिस एलसीएम 3, 2, 6, 12। तो हमारे पास आया ये वाली वैल्यू जो हमने जिस
जिस पर डिवाइड किया होता है उन तीनों उस जो यहाँ पे वैल्यू आती है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। हमारे पास ये रेशो है। इस रेशो के मुताबिक हमने इसको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमारे एलसीएम की वैल्यू क्या आई है? 12 आई है, यानी हमने इसका डिनोमिनेटर 12 बनाना है। फ्रैक्शन के नीचे वाली वैल्यू को 12 बनाना है। इसको ऐसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि हमारा डिनोमिनेटर 12 बन जाए। और रूल है मैथ्स का कि हमने कोई भी चीज़ अगर डिवाइड करानी है तो वो उस टर्म के साथ मल्टीप्लाई भी करवानी पड़ती है। तो इसलिए हमने इसको करवाना है ऐसे। 4 3 ज़ा 12 होता है ना, तो इसलिए हमने 2 को मल्टीप्लाई भी 4 से करा देना है और इस टर्म को 4 के साथ मल्टीप्लाई भी करा देना है और डिवाइड भी करवा देना है। फिर इसको मल्टीप्लाई कर देना। 4 2 ज़ा 8 और देन 3 4 ज़ा 12। नीचे डिनोमिनेटर 12 बन गया। इसी तरह इन सब को करना है। इसको 2 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 12 आएगा, यानी हमने इस टर्म को 12 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना है और 6 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। अब ये हमारे पास 5/6 है। नीचे वाली वैल्यू को 12 बनाने के लिए 6 2 ज़ा 12 होता है, इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई भी 2 से करा देना है और डिवाइड भी 2 से करा देना है। 5 2 ज़ा 10, 6 2 ज़ा 12, 7/12। ये ऑलरेडी 12 है, यानी हम इसको मल्टीप्लाई 1 से करा दें और डिवाइड भी 1 से करा दें। क्योंकि 12 1 ज़ा 1 होता है तो इसकी कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अगर आप इसे नहीं भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्वेश्चन ठीक है। 7 1 ज़ा 7 over 12 1 ज़ा 12। So we have a new ratios of this value। अब हमने अपना इस जो बेबी पाउडर है वो जितने रुपीस में आया है वो 4 बेबीज में डिवाइड करने के लिए अपनी ये नोमिनेटर्स को आपस में ऐड कर देना है। जो न्यू फ्रैक्शन बनी है उसके नोमिनेटर को ऐड 8 + 6 + 10 + 7। 8 में +6 किए 14, 14 में 12, 10 प्लस किए 24, 24 में +7 किए 31। सो वी हैव अ दिस समीशन। एंड देन अब हमने फर्स्ट बेबी के वो बेबी पाउडर्स की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट बेबी। फर्स्ट जो हमारे पास इनके ऊपर वाली वैल्यूज होंगी ना, ऊपर वाली वैल्यूज वो ही रहेंगी 8 और नीचे टोटल जो इसका हमने ऐड किया था और मल्टीप्लाई जो बेबी पाउडर पे 4 बेबी पाउडर्स पे टोटल प्राइस लगी थी 155। इसी तरह इसको करेंगे 6/2 की है 6, तो 6/31 मल्टीप्लाई 155। थर्ड की है 10, 10/31 मल्टीप्लाई 155। 4 की है 7, 7/31 मल्टीप्लाई 155। अब आप इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर सकते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस पे डिवाइड सारे ऐसे ही करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज़ आई। और अगर आप चेक करना चाहते हैं कि हमारा आंसर ठीक आया और नहीं, उसने हमें टोटल वैल्यूज़ रेशो की कितनी दी थी 155 रुपीज़। अगर आप ये सारी रेशोज़ की वैल्यू निकाली हैं 40 30 50 35, इन चारों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे हमारे पास तो अब भी 155 ही आंसर आएगा, क्योंकि हमने 155 को ही डिवाइड किया। तो जब हमने 4 बेबीज़ में डिवाइड कर दिया
फिर हमने अपना देखा कि हमारे पास आंसर ठीक आया कि नहीं, तो आप देन इन सबको प्लस करें और अपना आंसर चेक कर सकते हैं। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि अब मुस्लिम जनाए लेफ्ट द इनहेरिटेंस ऑफ 1,84,000 डायमंड्स, डिस्ट्रीब्यूट इज इनहेरिटेंस अमंग हिज। मतलब उनके पास इतने डायमंड्स हैं और उन्होंने अपने विरासती डायमंड्स अपने बेटे, बेटी और खुद में और मदर में, यानी इन चारों फैमिली मेम्बर में उन्होंने डिवाइड करने हैं। और उनका बरियल एक्सपेंसेस यानी कफन, तदफीन का पूरा जो आ रहा है वो 4,000 डायमंड्स आ रहा है, जो उन्होंने अपने कफन वगैरह के लिए डायमंड्स रखना है। यानी जो हम पैसा कह लें, रुपीस कह लें कि हमने अपने कफन वगैरह के लिए इतने पैसे साइड पे रखने होते हैं, तो इसी तरह इन्होंने भी इतने रुपीस अपने बरियल एक्सपेंसेस के लिए रख लिए और दोबारा उन पे कितने बचे। तो सबसे पहले मुस्लिम इनहेरिटेंस, सबसे पहले हमने अपना गिवन डाटा लिखना होता है। तो मुस्लिम इनहेरिटेंस की प्राइस है हमारे पास 1,84,000 डायमंड है हमारे पास। और देन हमारे पास बरियल एक्सपेंसेस कितने हैं, 4,000 डायमंड्स। अब हमने अपना पूरा एक प्रॉपर अमाउंट निकालनी है जिसमें से हम एक नेट वर्थ मिल जाए जो हमने इन चारों में डिवाइड करनी है। नेट वर्थ जो टोटल अमाउंट हो गया बरियल एक्सपेंसेस को निकाल के। अब हम अपनी नेट इनहेरिटेंस निकालेंगे। $1,84,000 minus 4,000, so we're getting 1,80,000। हमारे पास ये आंसर आया। एंड देन सबसे पहले अब आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। सो दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 6। इसमें उन्होंने हमें एक हिंट दे दिया है कि फादर एंड मदर गेट 1/6 ऑफ इनहेरिटेंस, यानी जो फादर और मदर के पास डिस्ट्रीब्यूट होके जाएगा वो इस रेशो में जाएगा और सन के पास ट्वाइस जाएगा। जितना भी हमने कैलकुलेट करना है उससे ट्वाइस यानी डबल होके सन के पास जाएगा और जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी वो डॉटर के पास जाएगी। सो लेट्स वी कैलकुलेट द सॉल्यूशन। अब हम यहाँ पे लिखेंगे डिटरमाइन। डिटरमाइन का मतलब भी फाइंड करना ही होता है। डिटरमाइन द शेयर ऑफ फादर एंड मदर शेयर ऑफ फादर एंड मदर। तो उन्होंने हमें कौन सी रेशो दे दी थी, 1/। तो अब हमने इस जो नेट इनहेरिटेंस निकाली है इसको मल्टीप्लाई करा देना। 1/6 मल्टीप्लाई 1,80,000। हमें इसे डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आया, 30,000। 30,000 फादर का शेयर। आप यहाँ पे लिख सकते हो शेयर ऑफ फादर, हमारे पास क्या आया 30,000। और शेयर ऑफ मदर क्या आया, वो भी 30,000। क्योंकि उन्होंने हमें हिंट में ही दे दिया था कि जो भी अमाउंट हो फादर और मदर में इक्वली डिवाइड हुई है। तो फादर और मदर के ये शेयर आया, इन दोनों को ऐड किया तो क्या हो गया, 60,000 डायमंड्स फादर और मदर में इन्वेस्ट हो गए। अब हमने अपनी
जो नेटवर्थ में से फादर और मदर का शेयर माइनस कर देना। 180,000 माइनस 60,000 इज इक्वल टू 120,000। अब हमारे पास नेटवर्थ जो है 180,000 नहीं है, 120,000 है। तो उन्होंने हमें हिंट में कहा था कि जो रिमेनिंग जो डॉटर की आएगा आंसर, उसमें से उसका ट्वाइस है सन का, यानी कि डॉटर के शेयर में जो रिमेनिंग इनहेरिटेंस रह गया उसका ट्वाइस जो है वो जाएगा सन को। इसलिए हमने अब निकालना है शेयर ऑफ डॉटर। शेयर ऑफ डॉटर में से 120,000 में डिवाइड कर देंगे हम 4 को, तो हमारा क्या आंसर आएगा? 120,000 में से 3 में से उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 40,000। ये हमारे डॉटर का शेयर आ गया। अब हमने किसका शेयर निकालना है? शेयर ऑफ सन। जब भी किसी चीज़ की ट्वाइस की बात आती है, तो हमने उस चीज़ को जो आंसर आया होता है उससे उसको मल्टीप्लाई कराना होता है। तो 2 को हम 40,000 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। विरासत में भी आप चेक कर सकते हैं, अपने माँ बाबा से पूछ सकते हैं कि जो भी डॉटर का विरासत में हिस्सा होता है जो उसके सन का यानी उसके भाई का उससे डबल होता है। तो इसलिए हमारे पास जो भी डॉटर का शेयर आया है उसको हमने सन का कैलकुलेट करने के लिए उसी वैल्यू को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमारे पास सन का शेयर आ गया। शेयर ऑफ फादर भी निकाल लिया, सन भी निकाल लिया, डॉटर और सन और मदर भी, चारों शेयर्स डिस्कस करने थे, चारों ही कर लिए। फादर और मदर इक्वली डिवाइड हुआ, 30,000 और डॉटर का शेयर सन के शेयर से 1 गुना कम होता है, तो यानी हमने 2 गुना कम होता है, तो यानी हमने उसको डिवाइड कर दिया, 40,000 आ गया। और शेयर ऑफ सन उससे डबल होता है तो 80,000 उस सन का आंसर आ गया। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या, जट स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ गन्स विद अ कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। जट ने गन्स का बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें उसने इन्वेस्ट किए 1 लाख, और 4 मंथ्स के बाद गब्बर ने और 6 मंथ के बाद बॉन्ड ने ज्वाइन हिम बाय इन्वेस्टिंग ₹150,000। गब्बर ने 4 मंथ पहले भी इन्वेस्ट किया और 4 मंथ बाद भी। टोटल उसकी अमाउंट थी 150,000, लेकिन बॉन्ड ने सिर्फ 6 मंथ ही उसको ज्वाइन किया, तो उनकी भी प्राइस कितनी थी? 150,000। फाइंड द शेयर ऑफ ईच इन अ प्रॉफिट। टोटल उन पे रुपीस उन्होंने 33,000 प्रॉफिट करना है। क्या 33,000 जो प्रॉफिट आया वो तीनों में डिवाइड करना है, तो वो कैसे डिवाइड करेंगे? सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। पहले हमारे पास जो गिवन डाटा होगा वो लिखना है। जट इन्वेस्टेड $1 लाख। जट ने एक दफ़ा ही इन्वेस्ट कर दिया, पूरे ईयर की निकाल ली है, इसलिए इसको हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास क्या आएगा? 12 लाख। उसके बाद
किसकी बात हो रही है? गब्बर की। गब्बर ने 4 मंथ्स पहले और 4 मंथ्स बाद में भी इन्वेस्ट किया आफ्टर 4 मंथ्स, यानी बॉन्ड ने फर्स्ट 6 मंथ में किया है ना, तो ये जो गब्बर है वो उसने आफ्टर 4 मंथ्स में फिर इन्वेस्ट किया, लेकिन उसकी टोटल अमाउंट इतनी थी। पहले 4 मंथ की और सेकंड 4 मंथ की डाल के उसकी टोटल अमाउंट 150,000 ही थी, तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे गब्बर इन्वेस्टेड। गब्बर की प्राइस कितनी है? 150,000 को मल्टीप्लाई अब हम 8 से करेंगे और हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 1,12,000 आ जाएगा। अब हमने इसी तरह बॉन्ड के निकालना है, बस उसमें ये फ़र्क हो जाएगा, यहाँ पे हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, वहाँ पे हमने 6 से कर देना है। बॉन्ड इन्वेस्टेड 150,000 मल्टीप्लाई 6, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 900,000। अब ये तीनों की हमने कैलकुलेट कर ली कि उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया कितने मंथ्स में, और अब हम उनके उनको शेयर में जितना प्रॉफिट हुआ है वो कैलकुलेट करेंगे। टोटल प्रॉफिट शेयर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये जो तीनों आंसर्स आए हैं, तीनों की इन्वेस्टमेंट को ऐड करेंगे और पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इन तीनों को जो प्लस करके आएगा उस चीज़ से डिवाइड कर देंगे। उसके ये तीनों जो आंसर्स आए थे इनकी इन्वेस्टमेंट के, इनको प्लस करके हमारे पास आया 3,30,000। अब हमने झटका निकाला, जट की ये प्राइस थी, इसको ऊपर रखा और जो प्रॉफिट हमें मिला था पूरे ईयर में उसको मल्टीप्लाई किया, देन इन तीनों को प्लस करने के बाद जो आंसर आया, इन सबको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर आया 12,000। अब इसके बाद गब्बर की देखना है कि गब्बर का कितना प्रॉफिट शेयर हुआ है। 120,000 डिवाइडेड बाय 3,30,000 मल्टीप्लाई 33,000, ये सेम वैल्यूज़ हैं, यानी गब्बर को भी इतना ही प्रॉफिट मिला। और बॉन्ड को कितना मिला? उसके ये थी वैल्यू 900,000 ओवर 330,000 मल्टीप्लाई 33,000। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आया 9,000। जट की वैल्यू उसने ज़्यादा इन्वेस्ट किया था, इस हिसाब से उसने ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया था, उसने 1 लाख इन्वेस्ट किया था, लेकिन उसकी टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा थी, पूरे साल की थी, इसलिए उसको 12,000 दिया। गब्बर का टाइम ड्यूरेशन 8 मंथ थी, लेकिन उसने इन्वेस्ट 150,000 किया था, इसलिए इन दोनों की सेम निकली है। और बॉन्ड ने लेट भी किया था, गब्बर से भी लेट किया था, लेकिन उसकी इन्वेस्टमेंट गब्बर जितनी थी, लेकिन उसका टाइम ड्यूरेशन एज कम्पेयर टू गब्बर कम था, इसलिए उनका जो प्रॉफिट है वो कम बना। तो जट का 12,000 है और गब्बर का भी 12,000 है और बॉन्ड का भी 9,000 है। सो वी हैव दिस आंसर्स। So this is the last question of this exercise number 5.1। इसमें उसने हमें 3 एनिमल्स दे दिए, ज़ेब्रा, आउल एंड फॉक्स। स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यूज़पेपर इन अ जंगल। ज़ेब्रा, आउल और फॉक्स ने एक बिजनेस स्टार्ट किया कि वो जंगल में न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और फिर जो ज़ेब्रा उसने 6 मंथ के बाद इन्वेस्ट किया और फॉक्स ने 9 मंथ के बाद इन्वेस्ट किया, लेकिन
आउल ने 1 ईयर पहले ही उसमें इन्वेस्ट कर दिया था। तो फिर उन्होंने कहा है कि इनके शेयर्स फाइंड करें, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7, और उनको प्रॉफिट हुआ है 9450 और कैलकुलेटेड आफ्टर 1 ईयर। और 1 ईयर के बाद हम ये सारा कैलकुलेट कर रहे हैं कि तीनों को कितना डिवाइड होगा। सबसे पहले हम अपना गिवन डाटा लिखते हैं। उसमें हम लिखेंगे ज़ेब्रा इन्वेस्टेड। ज़ेब्रा ने कितना इन्वेस्ट किया? 6 मंथ्स के बाद। ज़ेब्रा ने 6 मंथ के बाद किया और फॉक्स ने 9 मंथ के बाद किया। Fox invested 9 months। फिर आउल इन्वेस्टेड। आउल ने तो सबसे पहले ही इन्वेस्ट कर दिया था, पूरे ईयर के पहले ही, तो इसलिए 12 मंथ्स लिख लेते हैं, क्योंकि 1 ईयर में जिसकी उन्होंने कोई भी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया होता, यानी पूरे एक ईयर की बात हो रही है, तो उसने पूरी टोटल एवरेज की वैल्यू से पहले ही इन्वेस्ट कर दिया होता है, इसलिए इनका 12 मंथ्स ही लिखा जाता है। अब हम इसकी रेशो कैलकुलेट करेंगे। सो वी हैव दिस रेशो 6, 9 एंड 12। अब ये तीनों 3 के टेबल पे कट रहे हैं, तो इसे काट देना। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। अब हमने अपनी रेशो वैल्यूज़ को, पीछे भी जो रेशो वैल्यूज़ थी उनको ऐड ऑन कर लिया था। अब ये भी जो रेशोज़ वैल्यू हैं सॉरी, उनको भी हम ऐड कर लेंगे। टोटल रेशो 2 + 4 + 3, तो क्या आंसर आया हमारा? 9। अब हमने तीनों के शेयर्स निकालने हैं जो उन्होंने इन्वेस्ट किया और साल भर में उन्हें प्रॉफिट हुआ। सबसे पहले ज़ेब्रा शेयर, फिर आउल शेयर, फिर फॉक्स शेयर। इन तीनों के हमने सबसे पहले क्या निकालने हैं? अब शेयर्स निकाल लें। ज़ेब्रा को 2 पे किया था, यानी फर्स्ट हमारा क्या था? फर्स्ट हमारा था ज़ेब्रा। इसी तरह फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? फर्स्ट पे ज़ेब्रा, टोटल अमाउंट 9, और हमें प्रॉफिट कितना हुआ था? 9450। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। फिर देन आउल शेयर की बात आएगी। आउल पे उन्होंने कितना किया? 4/9, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 9450। फिर फॉक्स पे कितना किया? 3/9 मल्टीप्लाई 9450 इक्वल। देन इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और 9 पे डिवाइड करने के पास हमारे पास आंसर आया 2100। इसका आया 4200 और इसका क्या आया? 3150 रुपीज़। सो आई होप सो यू अंडरस्टैंड आवर टूडेज लेक्चर, जिसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 5.1 कंप्लीट अपलोड की। प्लीज़ बहुत शेयर करें इसे एंड सब्सक्राइब माय चैनल सईदा गिलानी 1512।